मुगल साम्राज्य। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ताजमहल, बड़े बड़े किले और शहंशाहों की कहानियां, है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये साम्राज्य सिर्फ इन इमारतों और कहानियों से कहीं ज्यादा था। तो आज हम मुगल साम्राज्य की स्थापना से लेकर उसकी विरासत तक सिर्फ जरूरी पॉइंट्स में सब कुछ समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नंबर से। 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर। सोच सकते हैं कितना विशाल इलाका है ये था मुगल साम्राज्य का आकार अपने शिखर पर। यह बात है 17वीं सदी के अंत की, औरंगजेब के समय की। और हाँ, उस वक्त ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अमीर ताकतों में से एक। तो इतने बड़े साम्राज्य को बनाया किसने? इसको शक्ल दी इन महान मुगल शासकों ने। 1526 में बाबर ने दिल्ली सल्तनत को हराकर इसकी नींव रखी। फिर 1556 में उनके पोते अकबर द ग्रेट ने न सिर्फ साम्राज्य को फैलाया बल्कि अपनी नीतियों से उसे मजबूत भी किया। 1628 में शाहजहां का दौर आया, जिसे हम आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहते हैं। और फिर 1658 में औरंगजेब के राज में साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी सीमाओं तक पहुंचा। लेकिन एक मिनट, सोचिए जरा, इतना बड़ा साम्राज्य क्या सिर्फ लड़ाइयों से चल सकता था? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक पूरी जबरदस्त शाही मशीन काम कर रही थी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस साम्राज्य को चलाने वाले प्रशासन और बारूद ने कैसे काम किया। इस मशीन का सबसे जरूरी पुर्जा था मनसबदारी सिस्टम। अब ये था क्या? असल में ये एक गवर्नेंस का सिस्टम था जहां अधिकारियों को मनसब यानी एक रैंक दी जाती थी। हर मनसबदार की 2 जिम्मेदारियां थीं: टैक्स इकट्ठा करना और अपनी रैंक के हिसाब से सेना रखना। इससे फायदा यह हुआ कि बड़े से बड़े रईस भी सीधे बादशाह के कंट्रोल में रहते थे। और जमीनी स्तर पर, मतलब ग्रास रूट लेवल पर, असली ताकत थी जमींदारों के हाथ में। मुगलों ने एक बहुत ही स्मार्ट काम किया। उन्होंने स्थानीय सरदारों को अपने लगान इकट्ठा करने वाले सिस्टम में शामिल कर लिया। तो ये जमींदार, साम्राज्य और किसानों के बीच एक पुल का काम करते थे। ये स्थानीय ताकतों को अपने साथ जोड़ने की एक बहुत ही कारगर नीति थी। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ मुगलों की असली ताकत थी उनकी सेना। इसीलिए उन्हें गन पाउडर एम्पायर भी कहा जाता है। सेना 4 मुख्य हिस्सों में बटी थी। घुड़सवार सेना यानी असवारान, जो बिजली की तेजी से हमला करती थी। पैदल सेना यानी पैगान, जो किलों की सुरक्षा और सपोर्ट का काम करती थी। और सबसे अहम, तोपखाना, जिसमें भारी तोपों से लेकर हल्की तोपें तक शामिल थीं, जो किसी भी जंग का रुख पलट सकती थीं। उनकी एक नौसेना भी थी जो मुख्य रूप से नदियों में काम करती थी। तो इस जबरदस्त प्रशासनिक और सैन्य ताकत का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि अपनी बुलंदी पर मुगल साम्राज्य काबुल और कश्मीर से लेकर दक्कन के पठार तक, यानी लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैला हुआ था। लेकिन मुगलों की पहचान सिर्फ जंग और प्रशासन से नहीं है। उनकी जो सबसे अमर विरासत है ना, वो पत्थरों और रंगों में आज भी जिंदा है। चलिए उनकी कला और वास्तुकला की दुनिया में चलते हैं। और जब मुगल आर्किटेक्चर की बात हो तो जाहिर है सबसे पहले जहन में आता है ताजमहल। शाहजहां ने इसे अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, और इसे बनाने में जो बेहतरीन सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है वो इसे एक बेमिसाल खूबसूरती देता है। पर मुगल वास्तुकला सिर्फ संगमरमर तक ही सीमित नहीं थी। उनके भव्य किलों और महलों के बाहरी हिस्सों में अक्सर लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता था, जबकि अंदरूनी हिस्सों को संगमरमर की नाजुक नक्काशी से सजाया जाता था। ये लाल और सफ़ेद का मेल मुगल इमारतों की एक खास पहचान बन गया। तो मुगल डिज़ाइन को पहचानेंगे कैसे? बड़े प्याज जैसे गुंबद, कोनों पर खड़ी पतली मीनारें, 4 बाग स्टाइल के बगीचे, विशाल मेहराबदार दरवाजे जिन्हें ईवान कहते हैं, और हाँ, लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का बेहतरीन इस्तेमाल। ये सब मिलके मुगल आर्किटेक्चर को उसकी अनोखी पहचान देते हैं। अब बात करते हैं समाज और धर्म की, जो किसी भी साम्राज्य का एक बहुत ही जटिल पहलू होता है। मुगल साम्राज्य में इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है 2 शहंशाहों की नीतियों को आमने सामने रखकर देखना। एक तरफ थे अकबर, जो अपने विशाल और विविध साम्राज्य को एकजुट करना चाहते थे। उन्होंने सुलह-ए-कुल यानी सभी के लिए शांति की नीति अपनाई, गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया कर खत्म किया और सभी धर्मों के विद्वानों से चर्चा की। दूसरी तरफ थे औरंगजेब, जो एक कट्टर सुन्नी शासक थे। उन्होंने जजिया कर को फिर से लागू किया और शरिया आधारित कानूनों को बढ़ावा दिया। तो एक ही साम्राज्य पर शासन करने के इन 2 बिल्कुल अलग अलग तरीकों के परिणाम क्या हुए होंगे? यही सवाल हमें साम्राज्य की स्थिरता
और उसकी विरासत की ओर ले जाता है। चलिए, अब साम्राज्य के आर्थिक आधार यानी उसकी इकोनॉमी और उस विरासत को समझते हैं जो आज भी आधुनिक भारत को आकार दे रही है। तो इस विशाल साम्राज्य को आखिर ताकत कहाँ से मिलती थी? इतना पैसा कहाँ से आता था? जवाब है खेतों से। साम्राज्य की सारी संपत्ति कृषि करों यानी एग्रीकल्चरल टैक्स पर टिकी थी। ये एक किसान की उपज का काफी बड़ा हिस्सा होता था और इसे चांदी के सिक्कों में चुकाया जाता था, जिसने एक व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली को भी जन्म दिया। तो मुगलों ने हमारे लिए क्या छोड़ा? उनकी विरासत बहुत गहरी है। उनका प्रशासनिक ढांचा उसने बाद में ब्रिटिश राज को भी प्रभावित किया। संस्कृति में फारसी और भारतीय परंपराओं का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है, चाहे वो भाषा हो या खानपान। आर्किटेक्चर में ताजमहल जैसे स्मारक तो आज भारत की पहचान है, और उन्होंने भारत को कपड़ा उद्योग जैसे व्यापार का एक ग्लोबल सेंटर बनाया था। चलिए, आज जो कुछ भी सीखा उसे जल्दी से दोहराते हैं। पहला शब्द है मनसबदारी, दूसरा सुलह-ए-कुल, तीसरा चारबाग और आखिरी जजिया। हमने मुगलों की स्थापना, प्रशासन, कला और विरासत को देखा।